नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद व्याख्याता हिंदी श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पद परिचय के बारे में पढ़ा कि जो पद परिचय किस प्रकार किया जाता है, उसके अंदर व्याकरणिक कौन कौन सी बातें बतानी होती है, उस संबंधी हमने पिछले 4-5 वीडियो में बातचीत की। आज हम कक्षा 12 के आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार नया प्रकरण ले रहे हैं, जिसका नाम है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति को पढ़ने से पहले हमें शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। शब्द क्या है, और फिर अपन बात करते हैं शब्द शक्ति की। प्रिय विद्यार्थियों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों के अंतर्गत हमने विकारी और अविकारी शब्दों की बात की थी, और विकारी शब्द के अंतर्गत हमने बात की थी संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की और विशेषण की। अविकारी शब्दों यानी अवयव शब्द के अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अवयव शब्द, संबंध बोधक अवयव शब्द और विस्मय आदि बोधक अवयव शब्दों के बारे में पद परिचय के अंतर्गत विस्तार से जाना। आज हम उसी शब्द के आधार पर नया प्रकरण ले रहे, जिसका नाम है शब्द शक्ति। क्या है शब्द शक्ति? उसकी परिभाषा की बात करते हैं। शब्द शक्ति कहते किसे हैं? परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यदि वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक यानी अर्थ निकलता हो, वर्णों का ऐसा समूह जिसका क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए, क्या कहलाता है? शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने शब्द वर्ण लिए क प्लस म प्लस ल, यदि इन तीनों को मैं मिलाता हूं तो शब्द बनता है कमल। क्या शब्द बनता है? कमल। ये कमल एक सार्थक है। सार्थक मतलब इसका अर्थ निकलना है। परंतु इसकी जगह यदि मैं लिख दूं कि म प्लस क प्लस ल, और इसका मैं शब्द बनाऊं तो शब्द बनता है मकल, और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये शब्द की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किंतु किसी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। शब्द है, उसका अर्थ है, उसके प्रयोग के ऊपर डिपेंड निर्भर करता है। अतः शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले माध्यम को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थात उस शब्द में क्या अर्थ समाया हुआ है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो इसमें अंदर जो अर्थ समाया हुआ, अंतर्निहित यानी समाया हुआ, तो अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने का जो माध्यम है, उस माध्यम को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति कहा जाता है। तो परिभाषा क्या होगी शब्द शक्ति की? शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले माध्यम को शब्द शक्ति कहते हैं। आगे देखें, प्रत्येक शब्द में वक्ता के अभिष्ट यानी मुख्य अर्थ को व्यक्त करने का जो गुण होता है, वह शब्द शक्ति के कारण ही होता है। अर्थात कहने का मतलब, कोई भी शब्द हो और उसको जो बोलने वाला है, ठीक है ना, और बोलने वाले के मुख्य अर्थ को व्यक्त करने का जो गुण होता है, वह किसके खातिर होता है? शब्द शक्ति के कारण ही होता है। तो शब्द शक्ति की क्या परिभाषा होगी? शुद्ध शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले माध्यम को शब्द शक्ति कहते हैं। ये इसकी क्या कहलाती है? सामान्य परिभाषा। आगे देखें, शक्ति के अनुसार देखिए शब्द शक्ति क्या है? अर्थ के आधार पर मालूम करते हैं, और उसी शक्ति यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से शब्द? वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। शक्ति यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द का जो अर्थ होता है, शब्द के अंदर जो अर्थ निहित होता है, उसके आधार पर शब्द 3 प्रकार के। कौन कौन से शब्द? वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। क्या है ये तीनों? इन तीनों की परिभाषा की बातचीत करते हैं। पहले बात करते हैं वाचक शब्द की। परिभाषा है, वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना वाचक शब्द कहलाता है। जो बोलने वाला, जैसे मैं यहाँ बोलने वाला वक्ता हूँ, है ना, तो जो वक्ता बोल रहा है उसका सीधा अर्थ निकल जाए, सामान्य अर्थ प्रकट हो जाए, वहां पर कौन सा शब्द होता है? वाचक शब्द होता है। वाचक शब्द द्वारा व्यंजित अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है।
और इन वाचक शब्द से जो अर्थ निकलते हैं और अर्थ को क्या कहा जाता है, या तो वाच्यार्थ के नाम से जाना जाता है या फिर अभिधेयार्थ के नाम से जाना जाता है। तो वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा सीधा अर्थ निकले, वहां पर वाचक शब्द होता है, और इन शब्दों द्वारा जो व्यंजित अर्थ निकले वो वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है। दूसरा शब्द है लक्षक शब्द, जहां वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए। किसके आधार पर? लक्षण के आधार पर। देखो वाचक में क्या बोला, सीधा सीधा अर्थ निकलता हो, परंतु यहाँ लक्षणों के आधार पर अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? लक्षक शब्द की श्रेणी में आते हैं। और लक्षक जो शब्द है उसके द्वारा जो अर्थ निकलता है, जो अर्थ आरोपित होता है, उस अर्थ को क्या कहा जाता है? लक्ष्यार्थ कहलाता है। तो वाचक शब्द से वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ, और लक्षक शब्द से जो अर्थ निकलता वो क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब वक्ता जो बोल रहा है उसका सीधा अर्थ निकल के उसके लक्षणों के आधार पर जहां अर्थ प्रकट किया जाए, लक्षक शब्द कहलाते हैं। तीसरा शब्द कौन सा है? व्यंजक शब्द। परिभाषा देखें, जहां वक्ता का भाव लक्षणों द्वारा भी अभिव्यक्त नहीं हो पाता और अन्य अर्थ की कल्पना करनी होती है, वहां कौन सा होता है? व्यंजक शब्द कहलाता है। यानी न सीधा अर्थ निकला है न लक्षणों के आधार पर, बल्कि कोई तीसरा अन्य अर्थ ही प्रकट हो, उस नए अर्थ की कल्पना की जाए, वहां पर हमेशा व्यंजक शब्द होता है। और व्यंजक शब्द के द्वारा प्रकट अन्य अर्थ या व्यंजित भाव को क्या कहा जाता है? व्यंग्यार्थ कहलाता है। व्यंजक शब्दों के द्वारा जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ के नाम से जाना जाता है। तो वाचक शब्द का अर्थ निकलता वो क्या कहलाता? वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ। लक्षक शब्द से जो अर्थ निकलता वो क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ। और जो व्यंजक शब्द से अर्थ निकलता वो क्या कहलाता है? व्यंग्यार्थ के नाम से कहलाता है। प्रिय विद्यार्थी, इन शब्दों के आधार पर ही शब्द शक्ति को बांटा गया है। तो शब्द और अर्थ की बात करें तो इन शब्द और अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति भी कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। वाचक शब्द के आधार पर आए तो कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति। लक्षक शब्द के अनुसार लक्षणा शब्द शक्ति, और व्यंजक शब्द के अनुसार व्यंजना शब्द शक्ति। ये तीनों ही क्या है? शब्द की बात की और अर्थ की बात की। शब्द की कैसे? अभिधा शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द कौन सा होगा? वाचक शब्द। अर्थ कौन सा निकलेगा? वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ निकलेगा। लक्षणा शब्द शक्ति की बात करें, शब्द क्या होगा? लक्षण, और इसका अर्थ निकलेगा वो क्या कहलाएगा? लक्ष्यार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लक्ष्यार्थ कहलाएगा। और व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा शब्द होगा? व्यंजक शब्द होगा, और इसका जो अर्थ निकलेगा वो व्यंग्यार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यंग्यार्थ। तो देखिए, ये जो हमने शक्ति के अनुसार 3 शब्द यानी कि अर्थ के आधार पर पढ़े, उन्हीं के आधार पर शब्द शक्ति को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। कौन कौन से 3 रूप है? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं। पहले लेते हैं अपन अभिधा शब्द शक्ति। किसे कहते हैं? देखिए, अभिधा शब्द शक्ति शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जिस शक्ति के कारण, जिसके खातिर उसके सीधे अर्थ को या मुख्य अर्थ को जाना जाए, ठीक है ना? जो सामान्य अर्थ निकल रहा है, मुख्य अर्थ निकल रहा है, और वो मुख्य अर्थ को प्रदान करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात शब्द के कोशगत अर्थ यानी कि व्याकरणिक अर्थ या वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। वाच्यार्थ, अभी बात किया था वाचक शब्द का जो अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? वाच्यार्थ। तो वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता? मुख्य अर्थ को समझा जाता है, मुख्य अर्थ का बोध किया जाता है, सीधा सीधा वाक्य का अर्थ निकले, जैसा दे रखा है सामान्य अर्थ निकले, वहां पर हमेशा कौन सी रहती है? अभिधा शब्द शक्ति रहती है। उदाहरण देखिए, मोती नटखट लड़का है। अब मोती किसी का नाम है, यहाँ पर किसी और, मैं कमलेश शब्द ले लूँ, कमलेश नटखट लड़का है, ये कमलेश मोती शब्द बोला, मैंने किसी का नाम बोला, ठीक है ना? और सामान्य नटखट यानी कि चंचल लड़के से लिया गया, तो कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मुख्य अर्थ ही प्रकट हो रहा है। दूसरा उदाहरण, हार के मोती कीमती हैं।
यहाँ मोती यानी मनकों से लिया गया, मोती के हार के मनके जो होते हैं उससे गया। तो यहाँ भी सामान्य अर्थ है, हार के मोती कीमती है, मूल्यवान बताया गया। तो यहाँ भी उसका क्या अर्थ हो रहा है, मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा है, वाच्यार्थ प्रकट हो रहा है, वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए किसकी श्रेणी में आएंगे ये सब, अभिधा शब्द शक्ति की श्रेणी में आएंगे। और उदाहरण देखिए, शेर जंगल में रहता है, सामान्य वाक्य है और मुख्य अर्थ भी निकला है, शेर नामक जो जीव है वो कहाँ रहता है, जंगल में। कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई उसके लक्षण नहीं दिए जा रहे हैं, न कोई तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, सामान्य बात लिखी हुई है, कोई विशेष अर्थ नहीं है, उसका सीधा साधा अर्थ निकल रहा है। किसान फसल काट रहा है, कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहा है, सामान्य अर्थ प्रकट हो रहा है, मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा है। अर्थात जहां शक्ति के द्वारा क्या हो, मुख्य अर्थ प्रदान किया जाए, ठीक है ना, सीधा साधा अर्थ निकलता हो, वहां पर हमेशा कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। और क्या बात की अभिधा शब्द शक्ति में, वाचक शब्द, और अर्थ क्या कहलाता है, वाच्यार्थ कहलाता है। तो पहला रूप इसका कौन सा है, अभिधा शब्द शक्ति। आगे दूसरा शब्द शक्ति का दूसरा भेद है लक्षणा शब्द शक्ति। अभी बात की थी, शब्द क्या कहलाता है, लक्षक शब्द, अर्थ क्या कहलाता है, लक्ष्यार्थ, यानी लक्षणों को, अर्थ के लक्षण है ना, लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रदान किया जाता है। परिभाषा देखिए, मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर जब मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला कोई अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्या कहा है कि जहां वाक्य में मुख्य अर्थ न निकल करके रूढ़ि यानी परंपरा या प्रयोजन यानी उद्देश्य, उसके आधार पर मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला कोई अन्य अर्थ निकले, किसके आधार पर, उसके लक्षण के आधार पर, लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ निकले, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है ना। हमने क्या पढ़ा अभिधा में, अभिधा में सामान्य अर्थ निकलता, मुख्य अर्थ निकलता है, परंतु यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है और लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रदान किया जाता है। देखिए उदाहरण है, राधा तो नीरी गाय है, मैं कह देता हूं बाहर एक गाय खड़ी है, सामान्य वाक्य है, परंतु राधा तो नीरी गाय है। अब राधा को गाय के समान बताया जा रहा है, अर्थात राधा कोई गाय थोड़ी है, परंतु राधा के अंदर लक्षण कैसे हैं, गाय जैसे। और गाय शब्द भोली भाली, सीधी सादी के लिए प्रेम, यानी राधा नीरी गाय की तरह सीधी सादी है। तो यहाँ पर इसको क्या लक्षण प्रकट गाय के समान किए गए, इसलिए यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति रहेगी। दूसरा उदाहरण देखो, मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। क्या कहा, मेरा नौकर तो गधा, यानी नौकर के लक्षण किसकी तरह बताए, गधे की तरह। गधा शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, तो मोहन ने अपने नौकर को किसके समान बताया है, गधे के समान। अर्थ क्या बताया है, मूर्ख बताया। यहाँ गधे से कोई मतलब नहीं है, कोई उसका नौकर है वो गधा है, गधा मतलब मूर्ख है। यहाँ राधा कोई गाय नहीं है, परंतु गाय जैसे उसमें क्या है, लक्षण है। तो जहाँ मुख्य अर्थ न निकल के उसका लक्ष्यार्थ प्रकट हो, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अगला उदाहरण देखो, उफ आज तो पता भी नहीं हिल रहा है। पत्ता भी नहीं हिल रहा का मतलब है बहुत गर्मी है ना। पत्ते हिलने से मतलब, पत्ते नहीं हिलने से मतलब है अत्यधिक गर्मी होना। तो गर्मी के लक्षण यहाँ क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, है ना। पत्ते नहीं हिलने का मतलब ये नहीं है कि पत्ते हिलने चाहिए थे, परंतु बात यह है कि अत्यधिक क्या है, गर्मी का, तो वह यहाँ पर गर्मी के लक्षण प्रकट हो रहे। लाल पगड़ी जा रही है। अब लाल पगड़ी अपना आप तो नहीं जा सकती है, कोई भूत पिशाच तो है नहीं, यानी लाल पगड़ी पहने हुआ व्यक्ति जा रहा है। जो व्यक्ति जा रहा है उसने क्या धारण कर रखी है, लाल पगड़ी, ये उसका लक्षण बताया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो और लक्षण के आधार पर अर्थ प्रकट किया जाए, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्ष्यार्थ के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आगे देखिए, इस लक्षणा शब्द शक्ति को पुनः दो उपभेदों में बांटा गया है। कितने उपभेद इसको, दो। कौन कौन से, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा शब्द, रूढ़ी शब्द का अर्थ होता है परंपरा, तो परंपरा से चलने वाले शब्द, और प्रयोजन का मतलब उद्देश्य के आधार पर।
तो लक्षणा शब्द शक्ति को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन से 2 हैं? रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। पहले अपन लेते हैं रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, इसमें अर्थ अपना मुख्य अर्थ छोड़कर रूढ़ी या परंपरा प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। क्या कहा? इसमें जो अर्थ है वो अपना मुख्य अर्थ छोड़ देता है और रूढ़ी यानी परंपरा के आधार पर अपना अर्थ प्रकट करता है, लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। वहां पर हमेशा कौन सी शब्द शक्ति होती है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और इसके अंतर्गत हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। क्या कहा गया है कि यदि वाक्य में किसका प्रयोग हो? मुहावरों का प्रयोग है और आपको शब्द शक्ति पूछे तो वह हमेशा कौन सी शब्द शक्ति होगी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। उदाहरण देखिए, सुरेश हवा से बातें कर रहा है। मुहावरा है हवा से बातें करना, ठीक है ना? काल्पनिक बातें करना भी हो सकता है या फिर तेज दौड़ने से भी हो सकता है। तो यहाँ हवा से बातें करना वाक्य में मुहावरे का क्या हो गया है? प्रयोग हो गया। और जहाँ मुहावरे का प्रयोग होता है वहां पर कौन सी होती है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। तो अर्थ क्या होगा? पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो यहाँ 9-2-11 होना मुहावरे का प्रयोग हुआ है और मुहावरे के खातिर यहाँ पर कौन सा है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। भारत जाग उठा। अब भारत नहीं जाग उठा, भारत के लोग जाग उठे, ठीक है ना? यहाँ भारत का मतलब क्या से लक्षण है? भारत के लोगों से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और लक्षणा शब्द शक्ति में भी रूढ़ा लक्षणा होगी। हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। जय चंद धोखेबाजों के लिए आता है, ठीक है ना? तो हमारे देश में भी जय चंद यानी धोखेबाज लोगों की कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके लक्षण प्रकट हो और बहुवचन के साथ प्रयोग हो तो वहां पर कौन सा होता है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कहते हैं बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। हरिश्चंद्र ने सत्यवादी बनना। तो हरिश्चंद्र शब्द का अर्थ कोई मुख्य अर्थ नहीं लिया जा रहा है, परंतु लक्षण है सत्यवादी से। जयचंद का मतलब धोखेबाज, चल कपटी से लिया गया है। वहां लाठियां चल रही हैं, तो लाठियां अपने आप तो नहीं चल रही है। लाठियां चलना यानी कि झगड़ा होना। लाठियां चलना यानी तो इसका लक्षण क्या? लाठियां चलने का झगड़ा होने से दिया गया है। और किसके आधार पर? रूढ़ी परंपरा के आधार पर लिया गया है, इसलिए इसके अंदर कौन सा होगा? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो ये सारे उदाहरण विद्यार्थियों वो किसके अंतर्गत गिने जाते हैं? रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति का पहला वेद कौन सा है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरा इसका वेद है जिसका नाम है प्रयोजनवती लक्षण। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य के आधार पर और लक्षण के आधार पर जहाँ अर्थ प्रकट लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहां पर कौन सी होती है? प्रयोजनवती। क्या परिभाषा देखिए, जहां मुख्य अर्थ किसी प्रयोजन यानी उद्देश्य के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अर्थात कहने का मतलब मुख्य अर्थ है वो किसी उद्देश्य के कारण हमें किसका? लक्ष्यार्थ का बोध कराए, यानी कि लक्षक शब्द के आधार पर अर्थ प्रकट करे और किसके कारण? उद्देश्य प्रयोजन के खातिर। और प्रयोजन के खातिर उद्देश्य के खातिर होने के कारण इसका नाम ही क्या रखा गया है? प्रयोजनवती लक्षणा रखा गया। उदाहरण देखिए प्रयोजनवती लक्षणा के। राधा तो निरी गाय है। अब देखिए यहाँ क्या है? उद्देश्य के आधार पर राधा का यहाँ लक्षण प्रकट किया जा रहा है, कोई परंपरागत शब्द नहीं है। उसका आश्रम गंगा में है। अब गंगा नदी में तो है नहीं, कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी का मतलब है गंगा नदी के किनारे। तो उसके प्रयोजन के आधार पर कि उसका आश्रम कहाँ है? गंगा में। कौन सा होगा? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। यहाँ नौकर जो गधा है वो उसका क्या है? प्रयोजन के आधार पर उद्देश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। आओ मेरे शेर। अब का आओ मेरे शेर, यहाँ शेर शब्द का मतलब कोई शेर से नहीं ले रहे अपन,
परंतु किसी बहादुर व्यक्ति से ले रहे हैं। ये शेर शब्द है, किसी बहादुर व्यक्ति का लक्षण बता रहा है, उद्देश्य के आधार पर, उसके प्रयोजन के आधार। तो ये बहादुर व्यक्ति से लिया गया। तो जहाँ पर प्रयोजन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लक्षणा शब्द शक्ति में हमने क्या पढ़ा? मुख्यार्थ में बाधा आने पर लक्षण के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा शब्द शक्ति को पुनः दो उपभेदों में बांटा गया है। कितने उपभेदों में? दो उपभेदों में। कौन कौन से दो उपभेद? नंबर 1 हमने किसकी बात की थी? रूढ़ा लक्षणा की। और नंबर 2 किसकी बात की हमने? प्रयोजनवती लक्षणा की। रूढ़ा लक्षणा में क्या पढ़ा? रूढ़ी यानी परंपरा के, जो परंपरागत शब्द है उसके आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध हो, अर्थात वाक्य में मुहावरों का प्रयोग हो, वहां पर हमेशा रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जहां मुख्यार्थ में बाधा होने पर प्रयोजन उद्देश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध किया जाए, वहां पर कौन सा होता है? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो ये इसके दो उपभेद है। तीसरा भेद है शब्द शक्ति का, जिसका नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति की हमने इसका वाचक, इसका शब्द क्या होगा व्यंजना का? व्यंजक। और इसका जो अर्थ निकलेगा वो क्या कहलाएगा? व्यंग्यार्थ। क्या कहलाएगा? वो व्यंग्यार्थ कहलाएगा। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जब किसी शब्द का अर्थ न तो मुख्यार्थ से होता है, न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु तीसरे या अलग अर्थ से हो, वह हमेशा कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात कहने पर न तो मुख्य अर्थ से अर्थ निकले, ठीक है ना, और न लक्ष्यार्थ दिया हो, न तो मुख्यार्थ दिया हो और न ही लक्ष्यार्थ। मुख्यार्थ यानी वाच्यार्थ, यानी कि न तो अभी शब्द शक्ति से मतलब हो, नहीं लक्ष्यार्थ यानी लक्षणा से, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता हो, अलग ही अर्थ जा निकलता हो, वहां पर हमेशा कौन सी शब्द शक्ति रहती है? व्यंजना शब्द शक्ति रहती है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे जब कहा जाए क्यों, क्या समय हुआ है। अब अपन बाहर से आ रहे हैं, ठीक है ना, और रात को लेट आ गए, पिताजी ने कहा क्यों, क्या समय हुआ है। तो वक्ता का तात्पर्य न तो घड़ी का समय पूछना है, वो आपको ये नहीं पूछ रहा है कि घड़ी में क्या समय हुआ है, और न समय का आभास देना है, न हमें उनको समय का आभास कराना है। अब तो उनका तात्पर्य है यह कोई समय है आने का। आप कहीं बाहर गए, देर रात में आते हैं, तो अपने घर वाले माता या पिता कहते हैं क्यों, क्या समय हुआ है। वो आपको नहीं पूछ रहे कि कितना बजे है, या कोई समय का आभास उनको नहीं देना है, बल्कि वो आपसे कहना चाहते हैं ये कोई समय है घर आने का। तो यहाँ पे क्या है? न तो कोई समय की बात की जा रही है, परंतु घर आने के समय की बात कोई तीसरे अर्थ के लिए प्रयुक्त की जा रही है। यह अर्थ न तो मुख्यार्थ ग्रहण करने से होगा, न लक्ष्यार्थ। इसलिए यह क्या कहलाता है? व्यंग्यार्थ कहलाता है। और व्यंग्यार्थ शब्द किससे बनते हैं? व्यंजक शब्दों से। और उनसे बनने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो जहां पर न तो मुख्यार्थ से अर्थ प्रकट हो, न लक्ष्यार्थ है, बल्कि कोई तीसरा या विशेष अर्थ दो, वहां पर कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखिए, पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई। पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई। यहाँ संध्या होने से क्या मतलब उसका? शाम हो गई, परंतु शाम का मतलब है पूजा का समय हो गया। क्या हो गया? पूजा का समय। तो देखिए यहाँ संध्या का मतलब कोई शाम से नहीं लिया गया है, बल्कि तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? पूजा के समय से लिया गया। तो विशेष अर्थ यहाँ पर दिया जा रहा है, अलग अर्थ प्रकट किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखो, चपरासी ने कहा 4:30 बज गए। 4:30 बजने का मतलब है छुट्टी का समय हो गया, और छुट्टी का समय निकल घंटी बजाने का समय हो गया। छुट्टी की उसको क्या बजानी है? घंटी बजानी। तो उसका 4:30 बजने से मतलब क्या है? ठीक है ना, किस ओर संकेत करता है? वो विशेष अर्थ क्या है? छुट्टी के समय की ओर संकेत करता है। तो विद्यार्थियों, जहाँ मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ की बात नहीं करके बल्कि तीसरे अर्थ या अलग अर्थ की बात की जाए, वहां पर हमेशा कौन सा रहेगा? व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी। बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के उपभेदों की।
प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजना शब्द शक्ति को भी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, दो उपभेद हैं। शब्द के आधार पर अर्थ निकले तो शाब्दिक व्यंजना, और शब्द के अर्थ के आधार पर अर्थ निकले तो आर्थी व्यंजना। शब्द के माध्यम से व्यक्त किया जाती है अर्थ, तो वहां पर कौन सी होगी? शाब्दिक व्यंजना होगी। और अर्थ के आधार पर हो तो आर्थी व्यंजना कहलाएगी। दोनों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहले लेते हैं शाब्दिक व्यंजना। किसे कहते हैं शाब्दिक व्यंजना? शब्द शक्ति। वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है। किसके आधार पर? शब्द विशेष के शब्द का जो प्रयोग हुआ ना, उसके ऊपर निर्भर करें। अर्थात उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह जाती है। बस शब्द का महत्व होता है। अपन उस शब्द को हटा दें तो वहां से व्यंजना ही समाप्त हो जाएगी। या ऐसा करें कि उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं, उस वहां से व्यंजना शब्द शक्ति समाप्त हो जाएगी, वह व्यंजना नहीं रह पाती। तो किसके ऊपर निर्भर करेगा? शब्द पर। शब्द विशेष के प्रयोग पर जहाँ निर्भर होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और शाब्दिक व्यंजना केवल अनेकार्थ शब्दों में होती है। एक ही शब्द के कितने अर्थ निकले? अनेक अर्थ, अर्थात प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। वहां पर कौन सा होता है? शाब्दिक व्यंजना। आगे अपन अलंकार पढ़ेंगे और श्लेष अलंकार में बात करेंगे, वहां पर भी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ भी अनेकार्थ शब्दों में क्या होती है? शाब्दिक व्यंजना होती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कुछ उदाहरण दे रखे हैं शाब्दिक। देखिए पहला उदाहरण है, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमदास जी का दुआ है। और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति प्रकट हुई है। जो पानी शब्द है उस पानी शब्द के तीन अर्थ दे रखे हैं। किसके संदर्भ में? मोती के प्रसंग में अलग है, मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में, और चून यानी कि आटा जिसे अपन कहते हैं उसके संदर्भ में दे रखा है। यहाँ पानी शब्द की जगह आप जल लिख दोगे, वारी लिख दोगे, तोय लिख दोगे, तो इसका जो शब्द का जो मुख्य बात है, जो व्यंजना है, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और फिर इसमें व्यंजना शब्द शक्ति नहीं रहता है। ठीक है। तो क्या कहा है? पानी गए न उबरे, मोती मानस। अब पानी शब्द के मैंने तीन अर्थ लिए। किस किस के संदर्भ में? मोती के संदर्भ में। मोती के अंतर्गत बात करें तो पानी शब्द का अर्थ होता है चमक। प्रिय विद्यार्थियों, जब तक मोती में चमक बनी रहती है तब तक वो महत्वपूर्ण है, फिर उसका कोई महत्व नहीं है। तो मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या हो गया? चमक। मानस यानी मनुष्य। मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ हो जाता है इज्जत। मनुष्य के पास जब तक इज्जत है तब तक उसका मान सम्मान है, समाज में पहुंचे, परंतु जैसे ही उसकी इज्जत चली जाती है उसका कोई मान सम्मान नहीं होता है। तो मनुष्य के लिए पानी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? इज्जत हो जाएगा। और चून यानी आटा। आटा के लिए पानी शब्द का अर्थ है जल। आटे को गूंथने के लिए किसकी जरूरत होती है? जल की। और बिना जल के उसको गूंथा नहीं। तो यहाँ जल, पानी मतलब जल। तो देखिए शब्द एक, अर्थ कितने निकले? तीन, प्रसंग के अनुसार, यानी अनेकार्थ शब्द हैं। और अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? शाब्दिक व्यंजना के अंतर्गत होता है। और शाब्दिक व्यंजना में क्या बात की? शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है। यदि उसे शब्द विशेष के प्रयोग को हटा दिया जाए और दूसरा शब्द रख दिया जाए पर्यायवाची, तो वहां पर व्यंजना क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा, वे हलदर के वीर। ठीक है ना। यहां पर भी वर्ष भानुजा और हलदर के दो दो अर्थ दे रखे हैं। वर्ष भानुजा और हलदर के कितने अर्थ है? देखो शब्द है वर्षभ अनुजा, है ना। अनुजा यानी बहन, वर्षभ यानी कि बैल। बैल की बहन कौन होती है? गाय। तो एक तो वर्ष भानुजा का मतलब होता है गाय। दूसरा वर्ष भानुजा किसके लिए शब्द आया है? राधा के लिए। वर्षभ की अनुजा, अनुजा यानी छोटी बहन। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ष की पुत्री यहाँ राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बताइए वर्षभ शब्द के कितने अर्थ निकले हैं? वर्ष भानुजा के दो, एक तो गाय और दूसरा राधा। इसकी जगह मैं यहाँ पर शब्द गाय लिख देता तो क्या राधा शब्द निकलता? नहीं निकलता।
यानी कि दूसरा अर्थ प्रकट ही नहीं होता और व्यंजना क्या हो जाती, समाप्त। हलधर, हल को धारण करने वाले। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हमेशा हल धारण करते थे। क्या नाम था? बलराम। तो बलराम को भी हलधर कहते हैं। और दूसरा, खेतों के अंतर्गत हल को कौन धारण करते हैं? बैल। तो हलधर बैल को भी कहा जाता है। तो प्रसंग के अनुसार यहाँ पर कितने अर्थ निकले एक ही शब्द के? दो दो। ये दोनों ही शब्द वर्षभ भानुजा और हलधर दोनों ही क्या है? अनेकार्थ शब्द है। और अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग कहाँ पर होता है? शाब्दिक व्यंजना के अंतर्गत होता है। आगे बात करते हैं दूसरे उपभेद की, जिसका नाम है आर्थी व्यंजना। परिभाषा देखिए, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो। अब यहाँ देखो शब्द विशेष की बात नहीं की जा रही। शब्द विशेष की बात किसमें आती थी? शाब्दिक व्यंजना में। यहाँ पर शब्द विशेष पर निर्भर न हो, अर्थात उस शब्द का पर्यायवाची रख देने पर भी बनी रहे, वहां पर आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में क्या बात की? यहाँ शब्द विशेष के प्रयोग को ऊपर निर्भर नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर आप पर्यायवाची शब्द लिख दो। पानी की जगह जल भी लिख दो, तो वहां पर यदि व्यंजना होती है तो कौन सी व्यंजना होगी? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। उदाहरण के माध्यम से समझते इसको भी। अरे संध्या हो गई, ठीक है ना? मैंने कहा अरे संध्या हो गई, और मैं कह दूं अरे शाम हो गई। अब बताइए, शाम शब्द का अर्थ जो पुजारी है वो क्या लेगा? पूजा का समय हो गया। मजदूर क्या होगा? छुट्टी का समय हो गया, घर लौटने का समय हो गया। ग्वाले जो गायों को चराते हैं वो गायों को घर लेकर आने का समय हो गया। तो देखो संध्या होगी, सबके लिए अर्थ अलग अलग निकल रहा है। हर व्यक्ति अपने काम के आधार पर उसका अर्थ निकाल रहा है। परंतु संध्या की जगह शाम शब्द लिख दूं, कोई नहीं अर्थ होगा। गोधूली वेला कह दूं, गोधूली वेला, ठीक है ना? गोधूली वेला में जब गाय वापस घर को आती है तो उनसे जो धूल उड़ती है शाम के समय, ठीक है ना, वो समय क्या कहलाता है? गोधूली वेला। तो संध्या हो गई, शाम हो गई, एक ही अर्थ है, परंतु प्रसंग के अनुसार अर्थ क्या लिया जाता है? अलग। पुजारी क्या कहेगा? शाम का मतलब पूजा का समय होगा। मजदूर क्या कहेगा? कि छुट्टी करके घर जाने का समय होगा, ठीक है ना? चरवाहे क्या कहेंगे? कि अब पशुओं को घर लेकर जाने का समय होगा। तो सबके लिए अलग अलग समय हो गया। कुमार ने कहा बेटी बादल हो रहे हैं। बादल होना यानी कि है, बादल हो रहे का मतलब बरसात का मौसम हो रहा है, बरसात होने वाली, इससे शब्द लेगा। अब बादल की जगह मेघ हो रहे हैं, एक ही बात है। वारिद हो रहे हैं, एक ही बात है। 10 बज गए हैं। अब 10 बज गए हैं, अब हर व्यक्ति अलग। एक विद्यार्थी है या अध्यापक है गया तो क्या कहेगा? कि मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है। मजदूर कहेगा मेरे मजदूरी पे जाने का समय हो गया है। तो 10 बजे में उसके लिए एक ही बात। और इसकी जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करें, मिलता हुआ पर्यायवाची, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थ क्या निकलता है? एक ही निकलता है। तो जहां पर शब्द प्रयोग पर महत्व न देकर उसके अर्थ पर महत्व दिया जाए, वहां पर कौन सा होता है? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे शब्द शक्ति के 3 भेद, जिसके अंतर्गत हमने विस्तार से पढ़ा। कौन कौन से 3 भेद पढ़े? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। लक्षणा को पुनः 2 भागों में बांटा हमने, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और व्यंजना को भी 2 उपभेदों में बांटा, शब्द के आधार पर शाब्दिक व्यंजना और अर्थ के आधार पर आर्थी व्यंजना। तो ये प्रकरण आज यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।